हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरा आयुर्वेद चैनल पे। अभय इंद्रायण की रिसर्च की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए चैप्टर नंबर 3 पर थे हम लास्ट टाइम। चैप्टर नंबर 3 पेज नंबर 43 का जो फर्स्ट पैराग्राफ है वहाँ तक कंप्लीट हो गया था। अब 43 पेज से 3.2 क्रिटिक ऑफ अ मेडिकल रिपोर्ट से स्टार्ट करते हैं। तो इस पेज पर 3.2.1 एसेस क्वालिटी ऑफ पब्लिकेशन और जर्नल क्वालिटी जहाँ पर लिखा हुआ है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें सेकेंड लाइन देखिए, फॉर असेसिंग इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी ऑफ अ जर्नल वन इंडेक्स इज़ द इम्पैक्ट फैक्टर डेवलप्ड बाय ISI। तो याद रखना है कि इम्पैक्ट फैक्टर जो है वो जर्नल की क्वालिटी के लिए ही देखा जाता है, इसको डेवलप करा है ISI ने। दिस कैलकुलेट्स द नंबर ऑफ टाइम्स एन एवरेज आर्टिकल इन अ जर्नल इज साइटेड बाय अदर्स इन 1 ईयर इन देयर रिपोर्ट। ये क्या मतलब इसमें इम्पैक्ट फैक्टर में कैलकुलेट किया जाता है कि कोई भी एक एवरेज आर्टिकल जो भी उस जर्नल में पब्लिश हुआ है उसको जो बाकी लोगों ने एक साल में कितनी बार साइट करा है। साइटेशंस इन द जर्नल्स डॉक्यूमेंटेड बाय ISI ओनली आर काउंटेड। तो जो साइटेशंस जो ISI जो है डॉक्यूमेंट करेगा जिन साइटेशंस को, सिर्फ वही जो है इसमें काउंट होंगे इम्पैक्ट फैक्टर में। दिस इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ आर्टिकल पब्लिश्ड इन प्रीवियस 2 ईयर्स। तो याद रखना है कि जो इम्पैक्ट फैक्टर है वो प्रीवियस 2 ईयर्स के जो है आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं उनके ऊपर कैलकुलेट होता है हमेशा। तो 2 ईयर्स याद रखने हैं इसमें, प्रीवियस 2 ईयर्स जो हैं। जैसे इसमें एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे 2016 मतलब 2016 के लिए जो हम काउंट करेंगे वो 14 और 15 वाले जो जर्नल्स हैं, मतलब जो आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं वो हम काउंट करेंगे। गुड जर्नल्स मे हैव एन इम्पैक्ट फैक्टर ऑफ 3 और 4, पॉसिबली 30 और 40। तो याद रखना है कि गुड जो है उसमें 3 या 4 इम्पैक्ट फैक्टर होगा या फिर 30 और 40। और पुअर जर्नल्स का जो इम्पैक्ट फैक्टर होगा 0.1 और इवन 0.01। फिर इसी में लास्ट लाइन देखिए, रिव्यू जर्नल्स जनरली हैव हायर इम्पैक्ट फैक्टर बिकॉज दीज आर्टिकल्स आर फ्रीक्वेंटली साइटेड। अब जो रिव्यू जर्नल है उनका इम्पैक्ट फैक्टर जनरली हायर होता है क्योंकि जो रिव्यू जर्नल की जो मैटर है या फैक्ट है वो जनरली ज़्यादा साइट किए जाते हैं लोगों के द्वारा। इम्पैक्ट फैक्टर ऑफ ईच जर्नल कवर्ड बाय साइंस साइटेशन इंडेक्स इज प्रोवाइडेड बाय SCI। तो देखिए इम्पैक्ट फैक्टर जो है हमारा जनरल क्वालिटी के लिए होगा, ये याद रखना है। प्रीवियस 2 ईयर्स का जो कैलकुलेशन होती है, साइटेशन मतलब कितनी बार हुई है, वो उससे होता है। साइटेशन जो है हमने बिलाल में पढ़ी थी कि साइटेशन किसको कहेंगे, तो ये आप एक बार वहाँ पर देख लीजिएगा। फिर इसमें सेकंड पैराग्राफ पर आ जाइए, जो मैंने ग्रीन से हाईलाइट करा है। अन अल्टरनेट टू इम्पैक्ट फैक्टर इज नंबर ऑफ साइटेशंस एज काउंटेड बाय गूगल स्कॉलर एंड फ्रीली अवेलेबल। मतलब अल्टरनेट टू इम्पैक्ट फैक्टर है, मतलब अगर आप इम्पैक्ट फैक्टर नहीं देख रहे हैं किसी जर्नल का तो आप नंबर ऑफ साइटेशंस भी उसमें काउंट कर सकते हैं, क्योंकि इम्पैक्ट फैक्टर क्या है, नंबर ऑफ साइटेशन ही है। अगर इम्पैक्ट फैक्टर किसी जर्नल का नहीं दिया गया है तो आप वहाँ पे जाके साइटेशंस भी उसकी काउंट कर सकते हैं। फिर इसमें पेज नंबर 44 पर आ जाइए, जो पैराग्राफ नंबर 2 है और जो पिंक कलर से हाईलाइट किया हुआ है, इमीडिएसी इंडेक्स लिखा है यहाँ पे, विच इज़ एवरेज नंबर ऑफ टाइम्स एन आर्टिकल इन अ जर्नल इज साइटेड विद इन अ ईयर ऑफ इट्स पब्लिकेशन। अब जो प्रीवियस 2 ईयर के लिए होगा वो होगा हमारा इम्पैक्ट फैक्टर, लेकिन अगर आपको इमीडिएट इंडेक्स चाहिए, मतलब इमीडिएसी इंडेक्स चाहिए तुरंत वाला, तो आप उसमें जो है हमारा साइटेशन कब काउंट होगा, जिस टाइम वो आर्टिकल या फिर जिस टाइम जो उस जर्नल में आर्टिकल पब्लिश हुआ है विद इन अ ईयर, मतलब उस साल के अंदर। फिर आता है हमारे क्वालिटी ऑफ कंटेंट्स, इसमें एम्ब्रायड लिखा हुआ है, इंट्रोडक्शन, मटेरियल एंड मेथड, रिजल्ट एंड डिस्कशन। सिर्फ इसमें इतना इंपॉर्टेंट है और कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। अब पेज नंबर 45 पे लास्ट पैराग्राफ देखिए, The other two indices have been recently devised that purport to measure the worth of publication of a scholar। अब इम्पैक्ट फैक्टर जो था वो था हमारा जर्नल की क्वालिटी देखने के लिए। अब जो स्कॉलर मतलब जो लोग अपना आर्टिकल पब्लिश कराते हैं उनके लिए भी जो इंडेक्स हैं वो क्या है, H इंडेक्स और G इंडेक्स, और इसी में नेक्स्ट पेज पे शायद I10 इंडेक्स है। ठीक है, तो फिर पहले H इंडेक्स देखते हैं क्या होता है। तो याद रखना है कि इम्पैक्ट फैक्टर जो है वो जर्नल के लिए होगा और जो बाकी हमारे इंडेक्सेस हैं वो हमारे स्कॉलर्स के लिए होते हैं। The first is called H index that counts the number R of paper of that scholar with at least R citation in other publication. If you have 4 paper each with 4 or more citation, you have your H index is 4। अगर आपका आर्टिकल मतलब आपके जो आपने आर्टिकल पब्लिश करा एक जर्नल में वो कितनी बार दूसरे जर्नल में साइट किया गया है उसी को काउंट करना होता है हमारा H इंडेक्स। जैसे आपके पास 4 पेपर है, आपने 4 पेपर पब्लिश कराए हैं और वो जो 4 पेपर पब्लिश कराए हैं उसके 4 जो साइटेशंस हैं तो उसका जो H इंडेक्स होगा वो होगा 4। इसी में नेक्स्ट लाइन देखिए, द सेकेंड इज G इंडेक्स, दिस इंडेक्स इज R if top R articles of a scholar are cited together at least R square times that if you have 12 publications। इसमें एग्जाम्पल में समझ में आएगा आपको। इफ़ यू हैव 12 पब्लिकेशन एंड द मोस्ट साइटेड 3 आर्टिकल्स, पेज नंबर 46 पे,
हैव बीन साइटेड एटलीस्ट 9 टाइम्स, योर जी इंडेक्स इज 3। तो अगर आपके पास 12 आर्टिकल्स हैं, मतलब आपने 12 आर्टिकल्स अपने पब्लिश करा रखे हैं और उसमें से 3 आर्टिकल्स जो है वो मोस्टली साइटेड हुए हैं, तो फिर आपका जो है जो साइटेड एटलीस्ट 9 टाइम्स, तो आपका जी इंडेक्स हो जाएगा यहाँ पे 3। तो आप इसको याद रखिएगा कि एच इंडेक्स जो है वो आपका जो स्क्वायर रूट हो जाता है, जैसे 9 टाइम्स आपका साइट किया गया है तो जी इंडेक्स हो जाएगा आपका 3। और वहाँ पे एच इंडेक्स क्या होता है, इक्वल होता है। जैसे आपके जो 4 पेपर हैं उसमें वो 4 बार साइट किए गए हैं, तो एच इंडेक्स क्या होगा आपका 4 होगा। इसी टाइप से देखिए इसमें नीचे जो दूसरी लाइन है, द अदर्स कुड सिंपली बी द नंबर ऑफ साइटेशन और नंबर ऑफ पब्लिकेशन विद एटलीस्ट 10 साइटेशन कॉल्ड I10 इंडेक्स। अब मान लीजिए आपने कोई आर्टिकल्स छापे हैं लास्ट 5 ईयर में, और जितने आपकी साइट हुए हैं वो जो अगर आपका डायरेक्ट नंबर आप लिख रहे हैं, जैसे 10 साइटेशंस हुए तो उसको हम बोलेंगे I10 इंडेक्स। इसमें जो आपका जी इंडेक्स है उसमें जो जी इंडेक्स इज 3 लिखा हुआ है पेज नंबर 46 पे, उसके आगे वाली लाइन देखिए, दीज 9 साइटेशंस कुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज 5 फॉर फर्स्ट आर्टिकल, 3 फॉर सेकेंड एंड 1 फॉर थर्ड। तो इसको भी आप याद रखिएगा, इसको आप हाईलाइट कर लीजिएगा, मैंने हाईलाइट नहीं किया हुआ है। तो जो आपका इम्पैक्ट फैक्टर है और ये जो 3 इंडेक्सेस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इसके बाद आता है असेस द कंटेंट। अब आपको कंटेंट को कैसे असेस करना है कि जो आपका जर्नल्स में जो कंटेंट जो आया है उसकी क्वालिटी को कैसे असेस करेंगे। जैसे वैलिडिटी ऑफ फाइंडिंग, सबसे पहले इसमें आता है वैलिडिटी ऑफ फाइंडिंग। द फाइंडिंग्स मस्ट बी इंटरनली वैलिड विद इन द कन्फाइंस ऑफ द स्टडी इन द सेंस दैट दे अपीयर कंसिस्टेंट विद द अदर फाइंडिंग मैथड एंड एनालिसिस यूज्ड इन द स्टडी। वैलिडिटी मतलब आप जो आपकी फाइंडिंग निकली है, आपका रिजल्ट निकला है, वो कितनी वैलिड है। अगर वैलिड ज़्यादा है, मतलब वैलिडिटी है आपके जो है रिज़ल्ट की या आपकी फाइंडिंग्स की, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी जो जर्नल की क्वालिटी है वो अच्छी होगी। तो वही इसमें चीज़ें लिखी हुई है कि आपके जो वैलिडिटी है वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए, मतलब आपके जो मेथड या एनालिसिस जो स्टडी में यूज़ किए गए वो भी वैलिड होने चाहिए आपके रिजल्ट के जैसे। दे मस्ट ऑल्सो बी एक्सटर्नली वैलिड इन द सेंस दैट दे आर जनरलाइजेबल टू द टारगेट पॉपुलेशन एंड कंसिस्टेंट विद द एग्जिस्टिंग प्रूवन नॉलेज। अब क्या है, जैसे आपने कोई फाइंडिंग करी है या फिर कोई रिजल्ट आया आपका कोई रिसर्च आर्टिकल में, उसमें आपका कोई रिजल्ट आया है, तो आपका जो टारगेट पॉपुलेशन है उस पर आपका उस पर रिजल्ट आना और बाकी जो पॉपुलेशन है उस पर रिजल्ट आना, मतलब वो सेम होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए, तभी जो आपका रिजल्ट है वो वैलिड कहा जाता है। इस पैराग्राफ में सिर्फ यही है और बाकी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है ऐसा। पेज नंबर 47 पे देखिए होलिस्टिक पिक्चर्स लिखा है, जहाँ पे उसमें देखिए बेस्ट ऊपर से 6th लाइन, बेस्ट रिसोर्सेज आर पब्लिश्ड रिव्यूज एंड मेटा एनालिसिस इन रिप्यूटेड जर्नल्स सिंस दे टेंड टू गिव अ होलिस्टिक पिक्चर फॉर मेडिकल इंटरवेंशन कंसल्टिंग कोक्रेन रिव्यूज कैन बी वेरी रिवॉर्डिंग। तो कोक्रेन रिव्यू हम पहले पढ़ चुके हैं, कोक्रेन कोलैबोरेशन और कोक्रेन रिव्यू दोनों। इसके बाद आता है पेज नंबर 48 पे देखिए जो बॉक्स दिया हुआ है 3.3 एग्जिस्टिंग डाटा एज अ रिसर्च सोर्स। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे जो डाटा है वो कैसे रिसर्च सोर्स का काम कर सकते हैं। इसमें देखिए बिसाइड्स द लिटरेचर ऑल एग्जिस्टिंग डाटा शुड बी थोरोली रिसर्च्ड एंड एग्जामिन टू अवॉइड डुप्लीकेशन टू गेट क्लूज फॉर रिसर्च एंड टू असेस द वर्थ ऑफ प्रपोज रिसर्च। अब यहाँ पे जो लिखा गया वो ये है कि लिटरेचर के अलावा, मतलब आपकी बुक्स के अलावा जो भी आपको डाटा कहीं से मिलता है वो अच्छे से आपको सर्च करना है और देखना है कि वो कोई डुप्लीकेट डाटा तो नहीं है। उसके बाद आप देखिए कि इसमें जो एग्जिस्टिंग डाटा आप कहाँ कहाँ से ले सकते हैं, मतलब जो डाटा ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है वो कहाँ कहाँ पर आपको मिल सकता है। जैसे क्लिनिक और हॉस्पिटल में से, डिसीज़ रजिस्ट्रीज में से, कंप्यूटराइज डाटाबेस ऑन द वेब, रिपोर्ट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसी और रिपोर्ट ऑफ वेरियस हेल्थ सर्विस। तो ये जो 4-5 जो आपको दे रखे हैं यहाँ पर आपको डाटा पहले से उपलब्ध हो सकता है, आपको वहाँ से आप उसका डाटा को अपनी रिसर्च में यूज़ कर सकते हैं। इसमें देखिए क्लिनिक रिकॉर्ड्स जो है इसी में पैराग्राफ में देखिए लास्ट लाइन, दे कैन ऑल्सो इंडिकेट वाई और व्हाट टाइप ऑफ पेशेंट लीव मिडवे पॉसिबली फॉर ट्रीटमेंट एल्सवेयर। ऑल दिस कैन प्रोवाइड यूजफुल इनपुट टू प्लान अ रिसर्च विद मिनिमम सिलेक्शन बायस। अब आप देखिए हमने ड्रॉप आउट या फिर रिस्पॉन्स नॉन रिस्पॉन्डेंट्स पढ़े थे या नॉन रिस्पॉन्ड बायस पढ़ा था हमने, एक बार आप बिलाल पढ़ लीजिएगा, उसमें भी दिया हुआ है। और इसमें हमने पीछे भी पढ़ा था जो ड्रॉप आउट्स होते हैं वो आप कैसे पता लगा सकते हैं। मान लीजिए क्लिनिक का कोई रिकॉर्ड है आपके पास, तो आपको पता चल जाएगा कि कुछ मतलब कौन से पेशेंट जो है वो बीच में आपकी जो थेरेपी है या फिर बीच में जो आपका रिसर्च है वो छोड़ के जा सकते हैं, या फिर कौन सी ऐसी प्रॉब्लम ज़्यादातर पेशेंट्स को आती है जिसकी वजह से वो बीच में आपकी रिसर्च को छोड़ सकते हैं। तो आप उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन ढूंढ के आप अपनी रिसर्च को शुरू कर सकते हैं ताकि आपके ड्रॉप आउट्स जो है वो कम रहें। इसके बाद है हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स, इसमें कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर 49 पेज नंबर पर आ जाइए डिसीज़ रजिस्टर्स।
Disease registers is a special database that contain longitudinal information on the patients of specific type. Cancer registries are very popular. और longitudinal information जैसे हमने longitudinal research पढ़ी थी, मतलब ये एक टाइम स्पेसिफिक, मतलब मान लीजिए जो डिसीज़ रजिस्टर्स होते हैं वो क्रॉनिक जो हमारा डिसीज़ होते हैं उनके लिए अगर हम यूज़ करते हैं, मान लीजिए डिसीज़ रजिस्ट्री अगर हम यूज़ कर रहे हैं किसी क्रॉनिक के केस के लिए, तो वो आपको पूरा 10 साल का, 5 साल का, 2 साल का, 3 साल का, इस तरीके से पूरा डाटाबेस आपको प्रोवाइड करते हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल इन्फॉर्मेशन मतलब पूरे जो आपका टाइम जो है, पूरा टाइम स्पेन जो है, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन डिसीज़ रजिस्टर में आपको मिलेगी। जैसे कैंसर रजिस्ट्री जो है वो बहुत पॉपुलर है, वो लॉन्गिट्यूडनल इन्फॉर्मेशन उसमें मिलती है आपको कि फर्स्ट फेज़ से लेके लास्ट फेज़ तक, या फिर पेशेंट की जो भी थेरेपी चली है या फिर कोई भी जो डाटा है वो पूरा आपको फर्स्ट से लास्ट तक डिसीज़ रजिस्ट्री में मिलेगा। फिर इसमें देखिए रजिस्ट्रीज आर फॉर क्रॉनिक डिसऑर्डर रेदर देन फॉर एक्यूट कंडीशन। ये मैं पहले अभी बताया था मैंने कि क्रॉनिक कंडीशंस के लिए ही रजिस्ट्रीज ज़्यादा यूज़ होती है, क्योंकि जो है आपको उसी में आपको ज़्यादा डाटा लिखने की ज़रूरत होती है। एक्यूट में कंडीशंस में आपको रजिस्ट्री की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके बाद आता है वेब बेस्ड डाटा। इसमें सिर्फ नाम है वो आप देख लीजिए, जैसे ग्लोबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की क्या है, ग्लोबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी, इसमें आपको अपना डाटा मिल सकता है ऑन मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टेलिटी। फिर ग्लोबोकैन आता है, इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर ऑन इंसिडेंस एंड मॉर्टेलिटी ड्यू टू वेरियस कैंसर। इसके बाद है डायबिटीज़ एटलस ऑफ इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन। फिर ग्लोबल इन्फोबेस ऑफ WHO ऑन नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ एंड रिस्क फैक्टर। तो यहाँ पर अगर आप इन चीज़ों पर रिसर्च कर रहे हैं, कैंसर पर रिसर्च कर रहे हैं, या फिर आप डायबिटीज़ पे कर रहे हैं, या फिर आप नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ पे कर रहे हैं, तो आप यहाँ से उसका डाटा को टैली कर सकते हैं, या फिर यहाँ से डाटा से आप थोड़ा आइडिया ले सकते हैं अपनी रिसर्च के लिए। फिर इसमें सम अदर डाटाबेसेस अवेलेबल ऑन द वेब आर ऑन डिसीज सच एज HIV इन्फेक्शन एंड एड्स, STD एंड हार्ट डिसीज़। इसके बाद पेज नंबर 50 पे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है ऐसा, और पेज नंबर 51 में भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इम्पैक्ट जो हमारा ये जो टॉपिक था, इम्पैक्ट ऑफ अ क्रिटिक ऑफ अ मेडिकल रिपोर्ट, तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जनरल क्वालिटी और जो स्कॉलर्स का जो इंडेक्स है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद असेस द कंटेंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप एक बार देख लीजिएगा, जो जो हाईलाइट किया हुआ है वही बस इंपॉर्टेंट है, बाकी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 3 जो है हमारा ओवर होता है। नेक्स्ट जो हम डिस्कशन करेंगे वो करेंगे चैप्टर नंबर 4 पे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।